पे पहुंचता है होता है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं पे कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। तो कंपनी क्या करती है कि उन एम्प्लॉयज को पहले ले ऑफ करती है जहां पे उन्हें लगता है कि ये बंदे को मैं बहुत ज्यादा सैलरी पे कर रहा हूँ या फिर इसका बहुत ज्यादा वो है, उस हिसाब से काम नहीं है, और इस लेवल का काम तो कोई नीचे लेवल का बंदा या जूनियर लेवल का बंदा भी थोड़ा ट्रेन करके कर सकता है। तो बेसिकली ले ऑफ वहां पे होता है। फ्रेशर लेवल पे मुझे लगता है कि काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रहे होते हैं। तो अगर थोड़ा भी स्किल सेट है, बेसिकली अभी कंपनीज क्या देखती हैं कि आपका, देखो बाकी चीजें तो सब ठीक है कि आपके पास स्किल सेट है, आप बोल सकते हो, कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, ये सब चीजें तो है, बट मेन चीज कंपनी ये देखती है कि कोई बंदा उनके साथ कितना टाइम तक टिक के काम कर सकता है। क्योंकि देख होता क्या है ना, कंपनी का विजन और मिशन होता है। तो विजन और मिशन के लिए ही कंपनी काम करती है। अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज उसका कुछ मिशन है, उसका विजन है, उसके उसको लेके ही काम करती है वो कंपनी। और अगर उसके मिशन और विजन में अगर कोई एम्प्लॉय है जो साथ चल रहा है उसके कंपनी के, और विजन और मिशन को लेके साथ में चल रहा है, फॉलो कर रहा है, तो कंपनी चाहेगी कि हम उसको लॉन्ग टर्म तक रिटेन करें, क्योंकि वो एक एसेट हो सकता है कंपनी के लिए, राइट। और आगे वाले टाइम पे उसको उसी हिसाब से कंपनी प्रमोट भी करेगी और उसके उसके ऊपर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डालेगी। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती है। आज की जनरेशन में ये है कि ये माना जाता है कि जेन जीज की जो जनरेशन है, ये बहुत ज्यादा टिक के कहीं पे काम नहीं करते हैं। मतलब 1 साल काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, या उनको कहीं समझ में नहीं आता तो वो क्विट कर देते हैं। तो लंबे टाइम के लिए अभी जैसे बीच में एक ट्रेंड सा भी चल रहा था कि लोग जेन जीज को हायर नहीं कर रहे थे, राइट। बट अभी तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हो, या फिर कैसा बेसिकली वो बंदा कैसा जिसको अपना हायर किया है, और कितने आगे तक वो आपके साथ काम कर सकता है, और कितना अपनी कंपनी को आगे लेके जा सकता है। सो बेसिकली यही क्राइटेरियाज हैं अभी जहाँ पे हायरिंग रिक्रूटमेंट फोकस हो गई है, इन चीजों को लेके, रादर देन अदर चीजों को लेके। क्योंकि सैलरी तो एक पार्ट है ही नेगोशिएशन का, जहाँ पे लोगों को चाहिए कि मेरे को इतना सैलरी मिल जाए, उतना मिल जाए, बट उन चीजों के अलावा बाकी चीजें भी अभी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय भी, इनफैक्ट एम्प्लॉय भी जो है वो भी देखने लगा है कि मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी कितनी है, ये काम मेरे लायक है या नहीं है, या मुझे इसमें कितनी ग्रोथ मिल सकती है। तो ये सारी चीजें अभी इंडस्ट्री में है, चल रही है। तो ओके, टू आस्क अ क्वेश्चन कि अभी आपने बोला कि अगर हम जेनजी का देखते हैं देन एज ऑफ ट्रेंड तो वो ज़्यादा कहीं टिकते नहीं है, बट अगर ये देखा जाए देन द करंट हायरिंग पीपल जिनको आपको हायर करना है, द पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर द जॉब आर बेसिकली जेनजी। सो उन पे ऐसा क्या स्किल रिक्वायरमेंट ज़रूरी है दैट दैट डिफरेंट differentiate them in the industry, and then you think कि okay, like you have tons of people जो आपके लिए आप suppose आपकी कंपनी ने कोई जॉब निकाली, you have tons of people who are applying for that job, then आप वो क्या differentiating factor देखते हो कि this is the differentiating factor, जो या फिर स्किल सेट के बेसिस में हो, एथिक्स के बेसिस में हो, किसी की भी बेसिस में हो, that differentiate them than the other crowd that is applying for the same job, and then you hire that individual. मेरे ख्याल से एथिक्स तूने वर्ड यूज करा है, तो एथिक्स तो है ही है कि बिकॉज अगर आप में एथिक्स नहीं है तो फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे लंबे टाइम तक। और दूसरा होता है स्टेबिलिटी, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि आप उस जॉब को लेके कितने सीरियस हो। आपने वो जॉब सिर्फ लिया है करने के लिए कि मुझे सैलरी मिल जाए या मेरे एक्सपेंसेस चल जाए, या आप रियली में उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, जो काम आप करना चाहते हो और उसको आगे लेके जाना चाहते हो कंपनी को, और कंपनी के साथ अपनी ग्रोथ भी करना चाहते हो और कंपनी की ग्रोथ भी करना चाहते हो। सो दैट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड एथिक्स अगर है, तो ऐसा नहीं है कि जेनजीज हो या कोई भी इंसान हो, जिसमें भी ये क्वालिटीज हैं, जो भी ये चीज है जिसके अंदर इनबिल्ट है, उसको कंपनी हायर करना पसंद करेगी। ओके, सो अगर इस चीज़ के बेसिस पे देखा जाए तो लाइक अभी ले ऑफ्स हो रहे हैं इतने ज़्यादा, एंड मतलब बहुत कम हायरिंग होती है। इट इज़ कि इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, एआई की इंटरवेंशंस हो एक्चुअली चुकी हैं। हायरिंग एक्चुअली हायरिंग तो हो रही है, बट हम लोग डिमांडिंग ज्यादा हो गए हैं। क्योंकि वो क्या है कि अगर हम लोग को इतने का पैकेज नहीं मिलेगा तो हम वहां पे जाएंगे नहीं। हाँ। भले हमारी चॉइस का जॉब भी हो, बट हमें ये होता है कि नहीं, पैकेज तो बहुत कम है, हमें और ज्यादा मिलना चाहिए। हम लोग ये नहीं देखते कि आने वाले 1-2 साल में
हो सकता है हमारा पैकेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, अगर मैं यहाँ कंपनी में 2 साल काम कर लूँ तो मैं हो सकता है उससे भी ऊपर वाले पैकेज पे पहुंच जाऊँ। बिकॉज सी कंपनी में क्या होता है कि आप जब कुछ करके दोगे, जब आपकी काबिलियत दिखाई देगी कंपनी वालों को, तो वो आपको सैलरी देने में या वो आपको हाइक देने में या वो आपको डेजिग्नेशन देने में नहीं पीछे हटेंगे, इफ यू हैव ऑल दोज क्वालिटीज, और आपने अगर करके दिखाए, परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी है तो ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है। क्योंकि अभी आज की डेट में अगर किसी को भी आप पूछो तो पैकेज के ऊपर देखा जाता है कि हाँ इसका पैकेज इतना है तो इसका जॉब अच्छा होगा, या इसका पैकेज इतना है। तो पैकेज एक चीज है, मैं ये नहीं कहता कि पैकेज नहीं होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का काम अगर आपको मिल रहा है, पैकेज थोड़ा कम है, तो आपको चले जाना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप ग्रो कर सकते हो। और अगर आपकी ऐसी जॉब है इसमें सिर्फ पैकेज है, बाकी चीजें नहीं है, कल्चर नहीं है कंपनी का, या फिर आपके सपोर्टिंग बॉसेस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव नहीं है, तो वहां पे तो आपका पैकेज ज्यादा भी है बट आप वहां पे ज्यादा टिक के काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो माहौल नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें भी देख फैक्टर करनी होती है अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कोई भी आपको ऑफर आ रहा है। तो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीजों के होते हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको समझना चाहिए कि आपके लिए ये काम बेटर है या ये काम बेटर है। Okay. I would love if you would tell your transformation in your journey, as to how it evolved, from day to day, and how year on year you evolved, starting your journey in your career and reaching where you are right now. Yeah, so I started in year 2005 when I completed my graduation, my MBA, and since then I've been working with different organizations like telecom, general insurance, and then products also, and then IT industry also, HR industry also. So I have around say 20 years of experience. So initially I started at a very low level, wherein I was just an executive, sales executive in a telecom company. So after that, gradually I got promoted. I became sales manager, then I became regional manager, and then I became other designations. Now I'm the head business development. So it gradually happens with the time and with your performance and with everything. When you learn that yes, you can do this thing, or how you can take the revenue of the organization to another level or something like that, and depending on your performance also, and maintaining the team culture, and because different employees, they work under you, so you have to manage them also. So their targets are also there, your targets are also there, you have to fulfill all of them. So I think it gradually happens once you start working, then you see all those things happening, and then slowly and gradually you learn all those things. It becomes a part and parcel of your job. So this is how my the journey is all about in of past 20 years. So what is the message, that one message that you would like to give to MBA student who are right now, be it fresher or be it people who come with experience, as they're entering into the industry? So what is that one lesson or one message that you want to give them? So the only message that I would like to say is, don't go for the package. Go for the package, but package should not be the main criteria. Just see the choice, of job that you would like to do and where you can excel. Because if you do that, then package will automatically come to you. Not today, but maybe after 1 year or 2 years. Thank you so much for your precious time, sir. And I would really like to connect to you onto this particular basis in further more times. And it was really good how you shared your insight, your valuable insight to us. And I hope that all of your message and all of your learning helps the students out there. Thank you. Okay.